बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा अस्कलम उम्मे मामा की किस्त नंबर 8 रीड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो सब खुश थे, कल तक मुबारकबाद दे रहे थे इस शख्स को जिसकी आज के दिन सालगिरह थी, पर किसे इल्म था इसे मौत भी आज के दिन ही नसीब होगी। इस माहौल में कितने लम्हे तक सोग रहा, किसी को अंदाज़ा ना हो सका। अलबत्ता जब वक्त जनाजे की तदफीन का आया तब इस घर की तोरो दीवार चीख से गूंज उठी थी। वहाँ खड़ा हर शख्स बहती आंखों से हर इस खूबसूरत लम्हे को याद कर रहा था जो इन्होंने ज़रार मलिक के साथ गुजारा था। हर कोई रो रहा था, आंसू बहा रहा था। बस एक इफ्रा मलिक थी जो बेटे के आखिरी दीदार के बाद खामोश हो चुकी थी, जिसे कुव्वत गोयाई इससे छीन ली गई हो। इसे किसी तरह संभालना था, ये सिर्फ ज़रियान जानता था। एक औलाद को खो चुकी थी, इसे भी दूसरी औलाद ही इसे कुछ सुकून बख्श सकती थी। ज़रार मलिक को रुखसत होते देखकर वहाँ खड़ी नायाब बेकाबू होती इसके पीछे जाने लगी, लेकिन वहाँ खड़ी तमाम ख़वातीन इसकी ये कोशिश नाकाम बना गई। हिचकियों से रोती वो लड़की बस अपना आप इनसे छुड़वाती रह गई और फिर रोते रोते ही वो होश खो बैठी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अरमगान को फ़ोन करके ये बता देता कि इसका इकलौता बेटा और बहू अब नहीं रहे। इसलिए हिम्मत जमा करके वो खुद ही इन दोनों को शिराजी मेंशन तक ले आया और वहाँ का रद्द-ए-अमल इसकी सोच के मुताबिक निकला। इसके लबों से अदा किए जाने वाले अल्फाज सबको साकित व जामिद कर चुके थे। वहाँ मौजूद अरमगान और सदफ दोनों ही सदमे से भरी कैफियत में इन दोनों जानों को देखे जा रहे थे जिनकी सांसें अब थम चुकी थी। अखलौती औलाद दूर जा चुकी थी, भाई की बेटी दूर जा चुकी थी। इन्हें देखते ही वहाँ खड़ी सदफ के आंसू नहीं थम रहे थे, वहाँ खड़े अरमगान के सदमे से भरी कैफियत नहीं टूट रही थी। किसी ने सोचा था कि ये सब हो जाएगा? किसने सोचा था जिस घर में चंद दिनों पहले शादी की शहनाइयाँ बज रही थी अब इस घर में मातम छा जाएगा? भला किसने सोचा था वो जो दो लोग एक पाक बंधन में बंधे थे इतनी जल्दी इनकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी? मातम था जिसने इस पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया था। अगर इस सब से कोई अनजान था तो वो थी उशवा शहराजी। तदफीन होने के बाद वहाँ मौजूद हर शख्स एक एक करके जा चुका था। बस इस कब्र के करीब कोई मौजूद था तो वो था ज़रियान मलिक। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता था, पर यहाँ रुकने से भी क्या हो जाता। इसका भाई तो इसे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए। मैंने आज तक तुम्हारे किसी काम में मुदाखली नहीं की ज़रार, पर अब करूँगा। वहाँ बैठे हुए वो सख्त लहजे में कहने लगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द इस शख्स की सांसें रोक दूंगा जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर रिश्ते को इस तरह निभाऊंगा जिस तरह से तुम निभाते थे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी नायाब का पूरा ख्याल रखूँगा। बात मुकम्मल करके इसने गहरा सांस भरा और चेहरे पर गिरा आंसू साफ किए। चंद लम्हे मज़ीद वहाँ गुजार कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आँख खुलते ही इसने हैरत से इस जगह को देखा जहाँ वो अब तक ईसा के कमरे में मौजूद थी। इसके जाने के बाद वो इस जगह पर लेटी थी और फिर लेटे लेटे ही सो गई, जिसके बाद आंख अब खुली थी। इसने घड़ी में वक्त देखा और वक्त देखते ही सर पर हाथ मार गई। ईसा के कमरे का दरवाज़ा साउंड प्रूफ था, तभी तो वो इतनी देर तक सोती रही क्योंकि आवाज़ इसके करीब आती इसकी नींद में खलल नहीं डाल रही थी। क्या ईसा मेरी चॉकलेट लेकर नहीं लाए होंगे? अगर लाते तो मुझे अपने करीब ही रखी मिलती। इसे बेख्तियार ईसा पर गुस्सा आया, लेकिन दूसरी सोच ने फ़ौरन इसके गुस्से को दूर कर दिया। ये भी तो हो सकता है वो अब तक घर ही ना आए हो। वैसे भी इन्होंने कहा था आने में देर हो सकती है। खुद से बड़बड़ाते हुए वो आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर निकली। जब कमरे में दाखिल होते ईसा से इसका टकराव हुआ। आप ठीक है? पहले इसका इरादा फ़कत अपनी चॉकलेट के बारे में पूछने का था, लेकिन ईसा की सुर्ख होती आंखों ने इसे पल भर के लिए डरा कर रख दिया था। मैं सो गई थी आपके कमरे में, आपको बुरा तो नहीं लगा होगा ना? सर खुजाते हुए इसने धीमे लहजे में पूछा, जिसे सुनते ही वो नफ़ी में सर हिला गया। उशवा, मेरे साथ चलो। नरमी से इसका हाथ थामते वो बाहर की तरफ ले जाने लगा। जब वो बस हैरत से हर इस रास्ते को तकती जा रही थी जहाँ से वो गुजरती जा रही थी। वहाँ लोग क्यों जमा हुए थे? क्या वो कोई दावत थी या कुछ और? अगर कोई दावत थी तो सब इतने खामोश क्यों थे? इसे बाहर की तरफ ले जाकर ईसा ने इसका हाथ छोड़ दिया। जबकि वो कभी नज़र ईसा पर डालती तो कभी दूसरी तरफ मौजूद इन बेजान परों वजूद पर। दिल में फ़ौरन कितने ही ख्यालात आना शुरू हो चुके थे, अलबत्ता वो हर ख्याल की नफ़ी किए जा रही थी। इसने रुकती सांसों के साथ सदफ़ की तरफ देखा जो एक तरफ निढाल सी हालत में बैठी थी, जबकि दूसरी नज़र इसने अरमगान पर डालनी चाहिए जिसकी हालत में भी सदफ़ जैसी ही थी। खुश्क होता गला तर करके इसने कदम आगे की जानी बढ़ाई और वहाँ नजर आता मंजर देखते ही इसके आंखें फैलती चली गई। लबों पर हाथ रख के इसने अपनी चीख रोकी, जबकि इसके कदम के पीछे
की तरफ उठते चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो माँ बाप को खो चुकी थी, अब बहन को खोने की हिम्मत नहीं थी। ईसा, ये सच नहीं है ना? मैं ख्वाब देख रही हूँ ना? इसकी कपकपाती आवाज़ पर ईसा अफसुर्दगी से इसे देखता अपने लब भींच कर रह गया। मैं सो गई थी, ये ख्वाब है, ख्वाब ही है। इसने खुद को जगाने की खातिर बेख्तियार 2 से 3 थप्पड़ गाल पर रसीद किए, जिसे देखते ही ईसा आगे बढ़कर इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में थाम गया और ईसा के इस अमल से रोते हुए वहीं बैठती चली गई। जबकि इसकी हालत देखते हुए ईसा बस खुद पर जब्त करता रह गया। काश इसे इतना हक होता कि वो रोती इस लड़की को अपने साथ लगाकर इसे हौसला दे पाता। उष्वा, संभालो खुद को। इसके नरमी से कहने पर वो इसके हाथों को खुद से दूर करती वापस हुरैन के पास जाने लगी। जब उष्वा की यह हरकत देखते ही वो बेकाबू होती इस लड़की को संभालता रह गया। इसकी गिरफ्त से निकलती वो अपनी बहन के पास जाना चाह रही थी, लेकिन ईसा की मजबूत गिरफ्त इसकी ये कोशिश नाकाम बना रही थी। इसकी चीखों पुकार मेंशन में गूंजती जा रही थी, जबकि हर कोई बस अफसोस से इस बच्ची को देखे जा रहा था जो पहले माँ बाप खो बैठी थी और अब बहन को। घर वापस आकर वो नायाब के कमरे की तरफ गया था। सर घुटनों में दिए वो शायद रो रही थी, जो कि सर के बाइस जरियान अंदाज़ा नहीं लगा सका। ठीक हो तुम? इसकी आवाज़ सुनते ही नायाब ने अपना सर झुका सर उठाया और इसके इस अमल के बाइस जरियान मलिक को अपना जवाब मिल गया। भीगा सुर्ख चेहरा, सुर्ख होती नाक और सूजी आंखें बता रही थी वो कैसी थी। ज़रार चले गए, मेरी वजह से चले गए। इसने पहले किए लफ्ज़ फिर से दोहराए। जैसे सुनते ही जरियान ने अपना सर होले से नफ़ी में हिलाया। नायाब, आज के बाद फिर ये कभी मत कहना ज़रार तुम्हारी वजह से हमें छोड़ कर गया है। फिर कभी ऐसा मत कहना, ज़्यादा नहीं तो बस यही सोच लो कि तुम्हारे इन लफ्ज़ों से ज़रार को कितनी तकलीफ़ होगी। ज़रियान, मुझे इनके पास लेकर चलो। ठीक है, हम चलेंगे। तुम जब जब कहोगी तब तब लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर कभी ये मत कहना कि ज़रार के साथ जो कुछ हुआ वो इसमें तुम्हारी गलती है। ऐसी बातें करके ना खुद को अजियत में रखो और ना ही ज़रार को। ठीक है, मैं फिर कभी नहीं कहूँगी, बस तुम मुझे वहाँ ले जाना। ले जाऊँगा। सर को जंबिश देकर वो अपनी जगह से उठा और इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे आराम करने का कहता कमरे से बाहर चला गया। कदम उठाता वो वहाज को देखने गया तो लोगों का आना जाना जारी था, इसलिए वहाज अब इनके दरमियान मौजूद थे। अलबत्ता वहाँ मौजूद ख़वातीन में इसे कहीं भी इफ़रा नज़र नहीं आई थी। सब्रीना से इसके मुतालिक पूछकर वो इसके कमरे की तरफ चला गया, जहाँ बेड पर वो गुमसुम सी हालत में आंखें मूंदे बैठी थी। माँ। इसके करीब जाकर जरियान ने नरमी से पुकारा। ज़रार। आंखें खोलकर वो बेख्तियार कह बैठी। जरियान से पहले तो ये लफ्ज़ ज़रार ने कहना सीखा था ना, और हमेशा कहता भी आया था। फिर अब क्यों नहीं कह रहा था? एक पल के लिए वो भूल बैठी थी कि इसका ज़रार इसे छोड़कर जा चुका है। नहीं, मैं हूँ। इसके कदमों के करीब बैठता वो इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए इसकी गोद में अपना सर रख गया था। काफ़ी देर तक वो इसके कुछ कहने का मुंतज़िर रहा। वो रोती चाहे ज़रार की बातें ही कर लेती, लेकिन इस तरह से खामोश ना थी। प्लीज़ कुछ कहें। मैंने आज शॉपिंग पर जाना था ज़रार के लिए तोहफ़ा लेने, मैंने इसका तोहफ़ा नहीं लिया। ज़रियान। इसकी बात सुनकर ज़रियान सख्ती से आंखें मींच गया, जिसके बायस आंखों से निकलता आंसू इफ़रा की कमीज़ में जज्ब हो गया। इसे तोहफ़ों की ज़रूरत तो कभी थी ही नहीं माँ, इसे तो बस दुआओं की ज़रूरत थी, अपनों की ज़रूरत थी। सर उठाकर वो इसे देखते हुए इसका भीगा चेहरा साफ करने लगा। मैं ज़रार नहीं बन सकता, ना ही बनना चाहता हूँ। ज़रार मलिक की जगह तो कभी कोई नहीं ले सकता, पर मैं वादा करता हूँ अपनी हर रिश्ते को इस तरह से निभाऊंगा जैसे ज़रार निभाता आ रहा है। जानते हो, तुम्हारे बाबा ने रात मुझे ज़रार की एक बात बताई थी। ज़रार ने इनसे एक तोहफ़ा मांगा था, लेकिन वो इसे दे नहीं सके। बताए मुझे, इसने क्या तोहफ़ा मांगा था? इसने कहा था जब आयनूर वापस आएगी तो तुम इसे ज़मान के पास भेज दोगे और वो वहाँ पर ऐसे ही रहेगी जैसे हर बेटी रुखसत होने से पहले अपने बाप के घर पर रहती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस तुम ज़रार की ये ख्वाहिश पूरी कर देना। बेगे लहजे में कहती वो इसका चेहरा अपने हाथों में भर गई और इसकी बात सुनते ही वो सर को इस बात में हिलाता इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए इस पर अपने लब रख गया। तदफीन के बाद वो अरम खान को अपने साथ लेता घर वापस आया और इसे इसके कमरे में लिटाकर उष्वा के कमरे की तरफ चला गया। इसकी हालत के पेश नज़र ईसा ने डॉक्टर को बुलाना ही बेहतर समझा, जो इसकी हालत देखते हुए इसे सुकून की दुआ देकर जा चुका था। तभी तो इस वक्त वो थोड़े सुकून से सो रही थी। यकीनन वो उठती तो फिर अपनी हालत बिगाड़ लेती, पर इसकी तरफ से वो कुछ घंटों के लिए ही सही मुतमईन हो चुका था। इसने अगला काम सदफ़ के पास जाने का किया था, जो इस वक्त इसे अरशब के कमरे में मिली थी। इसके करीब जाकर वो शख्स ज़मीन पर बैठी सदफ़ के करीब बैठ गया, जिसके हाथ में इस वक्त एक फ़ोटो फ्रेम मौजूद था जिसमें अरशब और हुरैन की शादी की तस्वीर मौजूद थी। छोड़ आए तुम इन्हें?
इसके करीब बैठते ही वो बीके लहजे में पूछ बैठी और ईसा समझ नहीं सका इसके सवाल का क्या जवाब दे। ये गम सारी ज़िंदगी का है। मैं जानता हूँ मेरे कुछ कहने या करने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी मुमानी, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं हमेशा आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊँगा। अरशद भाई नहीं बन सकता मैं, लेकिन एक बेटा तो बन सकता हूँ ना। इसके कहने पर सदफ के रोने में कुछ और इजाफा हुआ, जिसे देखते हुए ईसा नरमी से इसका चेहरा साफ करके, तुम तो छोड़ कर नहीं जाओगे ना? नहीं। और मेरी बच्ची, इसका क्या होगा? वो भी आपके पास ही रहेगी और मैं ईश्वा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। और आपको और मामू को एक बेटा भी बनकर दिखाऊंगा। इसका भीगा चेहरा साफ करके वो इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए इस पर लपक गया, जबकि इसकी हरकत देखते ही सदफ के रोने में मजीद शिद्दत आई और इसका रोता अंदाज देख ईसा इसे अपने साथ लगा गया। चंद सालों पहले वो भी तो इसी कैफियत से गुजरा था, जब माँ की जुदाई ने इसे तोड़ दिया था, पर इस घर में रहते हर फर्द ने इसका ख्याल रखा, इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। अब बारी इसकी थी, इसे बिखरे इन लोगों को समेटना था। और आज के ये दिन, ये अहद इसने खुद से किया था। वो अब इसे अरम खान और सदफ़ के लिए एक बेटा और रुशवा के लिए एक मुहाफ़िज़ बनकर जिएगा। 10 साल बाद फजर का वक्त होते ही इसने हाथ बढ़ाकर बजते अलार्म को बंद किया और गहरा सांस भरते हुए उठ बैठी। खिड़की के करीब जाकर इसने पर्दे सरकाए। उजाला बिखरने पर कुछ वक्त था, पर सुबह तो होनी ही थी जिसने इस कमरे को रोशन कर देना था। बस इसकी ज़िंदगी कब रोशन बनती ये वो नहीं जानती थी। वॉशरूम में जाकर इसने वज़ू किया और बाहर आते ही खुद को चादर में लपेट कर जय नमाज बिछाकर नियत बांध ली। नमाज अदा करके इसने जयनमाज उठाकर इसकी मखसूस जगह पर रखी और कमरे से बाहर निकलकर लॉन की तरफ चली गई। पैरों को चप्पलों की कैद से आज़ाद करके इसने सफ़ेद पाँव सब्ज़ घास पर रखे और रोज़ की तरह चहलकदमी शुरू कर दी। दोनों हाथ आपस में बांधे वजू की नज़रों के साथ अपने काम में मसरूफ़ रही, जब करीब किसी की आहट पाकर इसने अपना झुका सर उठाया और मुस्कुराते हुए वापस इसी काम में मसरूफ़ हो गया। अलबत्ता अब इसका काम में साथ खड़ा ज़रियान भी बखूबी इसका साथ दे रहा था। तुम नमाज़ पढ़ने नहीं गए? इसके साथ चलते हुए वो आम से अंदाज में पूछने लगी। वो नमाज़ पढ़ने जाता था तो इसकी वापसी इतनी जल्दी नहीं होती थी। गया था, बस आज वापसी थोड़ी जल्दी होगी। नाश्ता करोगे? नहीं, मैं बस सोने जा रहा हूँ। इसने सर को होले से दाएं बाएं हिलाया। तो फिर यहाँ क्यों रुके हो ज़रियान? जाओ अंदर। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी नायाब। इसके कहने पर सर को जंबिश देकर इसने जैसे ज़रियान को बात करने की इजाज़त दी। कहो, हर वक्त घर पर रहती हो, बेजार नहीं होती तुम? मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखती हूँ, तो अपनी मसरूफ़ियत कहीं और क्यों नहीं लगाती? इसकी बात सुनते ही नायाब ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। क्या कहना चाहते हो तुम? पढ़ाई किस लिए की थी तुमने? बस शौक़ के लिए की थी, पर मैं चाहता हूँ तुम कोई जॉब शुरू कर दो। घर रहने से तो बेहतर है बाहर निकलो, लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ। इसकी बात सुनते ही नायाब ने जलते कदम रोके, जिसे देखते ही ज़रियान अपने कदम रोक गया। मुझे ये सब पसंद नहीं है ज़रियान, जानते हो तुमने कभी कोशिश भी तो नहीं कि बिना कुछ करे ही तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें ये काम पसंद नहीं? जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगी तुम पीछे नहीं हटोगे ना? हरगिज़ नहीं। मैं चाहता हूँ जो कैद की दीवार तुमने अपने गिर्द बनाई रखी है वो ख़त्म हो जाए। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद तुमने सच में खुद को एक कैदी बना लिया है। ठीक है, बस एक कोशिश। अगर मेरी राय बाद में भी यही रही तो दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करोगे। इसका जवाब मिलते ही ज़रिया ने फ़ौरन अपना सर नफ़ी में हिला दिया। कभी नहीं, तुम चंद महीनों तक अपना काम करो, अगर तब भी कुछ तब्दीली ना हो तो मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरा दोस्त है जिसका अपना एक हॉस्पिटल है, मैं इससे तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा। बात मुकम्मल करते वो मज़ीद रुके बिना अंदर की तरफ चला गया और इसके जाते ही नायाब ठंडी हवा में गहरी सांस भरती फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कफलिंग्स लगाकर इस शख्स ने अपनी झुकी नज़रें उठाईं और एक संजीदा नज़र खुद पर डालकर वहाँ रखा अपने भूरे रंग का वेस्ट कोट उठाकर पहनने लगा। महंगा तरीन दिलकश लिबास इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा पैदा करने का सबब बन रहा था। हम रंग कोट पहनकर इसने आखिरी काम परफ्यूम की बोतल उठाकर ख़ुद को खुशबू में नहलाने का किया था, जिसके बायस कमरे के दौरे दीवार भी परफ्यूम की खुशबू से महक उठे थे। ये आखिरी काम मुकम्मल करते ही वो मजबूत कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया, जहाँ रोज़ की तरह बाहर खड़ा दानियाल इसका मुंतज़िर था। वो जानता था इसके सर किस वक्त कमरे से बाहर आते थे, इसलिए वो वक्त से पहले ही इसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता था। बाहर निकलता ज़ेहान एक नज़र इस पर डालकर कदम को रोके बिना आगे की तरफ चलता गया, जिसे देखते ही दानियाल गहरा सांस भर कर तेज़ कदम उठाता भागते कदमों से इसके पीछे चल गया। महल नुमाई आलीशान इमारत से बाहर निकलते ही इसने गहरी निगाहों सामने के मंजर पर डाली, जहाँ रोज़ की तरह सब कुछ इसके हुक्म के मुताबिक
ढला हुआ था। दरमियान में खड़ी एक स्याह रंग की गाड़ी और इसके आगे पीछे इसकी हिफाजत के लिए मौजूद चंद मजीद गाड़ियाँ। वो ज़िहान हसन था। अपने दुश्मनों से भरी इस दुनिया में वो खुद की इतनी हिफाजत तो कर ही सकता था। कहने का वो एक बेहिस इंसान था जिसके दिल में रहम नहीं जागता था। लेकिन अगर कोई इसकी शख्सियत से वाकिफ़ ना हो तो वो इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकता था। संजीदगी से भरा वो शख्स अपनी दिलकश शख्सियत के बायस हर किसी को अपनी तरफ खींचने का हुनर रखता था। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? इसने पीछे खड़े दानियाल को देखते हुए अपने अज़ली अंदाज में कहा, जिसे सुनते ही इसने सर को हल्की सी जंबिश दी थी। ठीक है, जैसा आप कहें, बस ये बता दे कि ऐसा क्यों? मेरी बात सुनो दानियाल, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी किसी वजह से मेरे काम में खलल पैदा होगा तो मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। इसकी बात सुनते ही दानियाल के चेहरे पर नासमझी भरे तासरात उभरे। मैं समझा नहीं सर, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है तो इसकी सिर्फ दो वजूहत है। पहली, मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम मेरी मदद के लिए आ पहुँचो। दूसरी ये कि तुम सारिम के बेटे हो। जो थोड़ी बहुत नरमी मैं तुम्हारे साथ बरतता हूँ इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। आज के बाद तुम या तो तुम्हारी कोई भी महबूबा मुझे अपने घर में नज़र आई तो मैं तुम दोनों को इसी वक्त कत्ल कर दूँगा। इसके लहजे की सफाकी पर वो बस समझने के अंदाज में सर हिलाकर रह गया। ऐसा कोई काम इसे पहली बार किया था कि ज़ियान हसन की इस जगह पर अपनी एक गर्लफ्रेंड को ले आया, क्योंकि इस वक्त नशे की हालत में इसे एक यही जगह याद रही थी। अलबत्ता नशे की इस हालत में भी वो इस बात से तो वाकिफ़ ही था कि इसकी यह हरकत जानकर ज़िहान हसन ने कैसा रद्दअमल ज़ाहिर करना था। इसलिए इसने कोशिश यही की थी कि वो ये बात ज़िहान हसन तक ना पहुँच सके। लेकिन इस वक्त वो ये बात भूल गया था। ये जगह ज़िहान हसन की थी, यहाँ हर कोई इसका खबरी था। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने का फ़न रखता था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि इसकी ये हरकत तो ना जान पाए? जी मैं समझ गया, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यही बेहतर होगा। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा। बस एक मुलाजिम हो इसलिए अपनी औकात याद रखा करो। आज माफ़ी दे रहा हूँ। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा तुम बेहतर तरीके से जानते हो। संजीदगी से बात कहता स्याह रंग की गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जिसे देखते ही बाहर खड़ा ड्राइवर इसके लिए दरवाज़ा खोल गया और इसके बैठते ही दरवाज़ा बंद करता जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वहाँ मौजूद तमाम गाड़ियाँ एक एक करके घर से बाहर निकलती चली गई, जबकि गाड़ी में कैद इस शख्स को घूरते हुए दानियाल बस अपना गुस्सा जब्त करके रह गया। इसे नफरत थी ज़ियान हसन से, लेकिन वो अपनी इस नफरत को जाहिर करके खुद को किसी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। बुरा वो चाह कर भी इसके साथ कुछ कर नहीं सकता था। अलबत्ता इसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता तो इसके अगले बंदे की सांसें ज़रूर रुक जाती थी। समझता क्या है खुद को, इसने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि पीछे खड़ा गार्ड इसकी बात सुनते इसे घूर कर रह गया। तुम्हारा मालिक? गार्ड की तेज़ आवाज़ पर इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। यकीनन वो इस बात से अनजान था कि पीछे कोई मौजूद होगा, तभी तो ये लफ्ज़ अदा कर बैठा था। सर झटक वो दिल में ज़िहान हसन को गालियाँ देते हुए घर से बाहर निकल गया, अपनी गाड़ी में जा बैठा। अगर मजीद यहाँ रुकता तो फिर ज़बान से कुछ अदा हो जाता और ज़िहान हसन से पहले यहाँ मौजूद इसके वफादार इसके साथ कुछ बुरा कर डालते। ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने, आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाए, गर्दन के गिर्द मल्टी शेड का स्कार्फ डाले, वो लड़की सफ़ेद और गुलाबी रंग के जूतों में मुकीद पैरों को तेज़ तेज़ करती इस आलीशान इमारत में दाखिल हुई। इसे देखते ही जहाँ लड़कियाँ वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी, वहीं लड़कों ने भी यही अमल दोहराया था। कहने को वो इस वक्त इस ऑफिस में काम करती एक एम्प्लॉय ही थी, लेकिन इसकी दहशत कुछ ईसा अफिंदी जैसी ही थी। वो एक खुद मुख्तार लड़की थी। खुद एतमादी इसके हर अंदाज से वाज़ह झलकती थी। इसे गुस्सा कब आ जाए किसी को अंदाज़ा नहीं था, इसलिए ऑफिस की लड़कियां इससे कुछ फासले पर ही रहती थी और जो लड़के इसे देखने की हिम्मत करते थे वो इनकी आंखें नोचने का फ़न रखती थी। वो जानान अकबर थी जो अपनी ज़िंदगी अकेले जीती थी और वो इसमें खुश थी। ईसा के ऑफिस रूम के करीब जाते ही इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही इस काम को सरअंजाम देने लगी जिसे करने का ईसा ने इसे हुक्म दिया था। इसके कमरे में इस तरह बिना इजाज़त दाखिल होने की हिम्मत जानान ही कर सकती थी, पर यह भी ईसा की ही इजाज़त थी, क्योंकि वह यहाँ ईसा अफिंदी की पीए की हैसियत से काम करती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फाइलें टेबल पर रखती जानान ने नज़रों का रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा और वहाँ खड़े ईसा को देखते ही मुस्कुराते लबों के साथ सुबह बखैर कहने का काम कर गई। इस वक्त भी वह रोज़ की तरह खासा दिलकश लग रहा था। कोट पैंट में मलबूस वो शख्स बालों को जल्द से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी तार किए, अपनी जानिब उठती हर निगाह का मरकज़ बना हुआ था। काम कर दिया था तुमने? बिल्कुल, मैं कर चुकी हूँ। आपने जो फ़ाइल कही थी वो मैं यहाँ रख चुकी हूँ। इसने हाथ टेबल पर रखी फाइल्स पर रखते हुए बताया।
देख लीजिए, कोई गलती होगी तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। ज़रूरत नहीं है मिस जनान। कोट उतार कर इसमें स्टैंड पर लटकाया और अपनी मखसूस कुर्सी खींच कर इस पर बैठ गया। जा सकती हूँ। दरवाजे की तरफ इशारा करके इसने संजीदगी से कहा। जिसे देखते ही जानान मुंह बसोड़ कर रह गई। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं। इसकी बात सुनते ही जहाँ ईसा की नज़रों ने फ़ौरन इसे घूरने का काम किया था, वहीं रद्द-ए-अमल देखते ही जानान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी। मैं मजाक कर रही थी सर ईसा, आप जानते हैं। अपनी हरकतें सुधार लो, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं आपने मुझे खो दिया तो मुझ जैसी काबिल लड़की कहीं नहीं मिलेगी। इसकी बात सुनते ही ईसा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। तुम चली भी गई तो तुम जैसी हज़ारों आ जाएंगी, इसलिए इस खुशफहमी से बाहर निकल आओगे। तुम मेरे लिए अहम हो, यह मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। वैसे आपसे किसने कह दिया मुझे आपके लिए अहम बनना है? वो ईसा की बात का बुरा मनाए बगैर पूछ बैठी। जिसे सुनते ही बिना कोई जवाब दिया इसने इशारा फिर से दरवाजे की तरफ कर दिया। जिसे देखते ही अब की बार वो बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चली गई। गाड़ी में बैठते ही चंद लम्हे इसने सोचने में गुजार दिए। ऐसी कौन सी जगह थी जो इस वक्त इसके मिजाज में तब्दीली लाकर इसे पुरसकून कर सकती थी? जहन के गिर्द फ़ौरन एक ख्याल आ बैठा जिसके बायस इसके लबों पर गहरा तबस्सुम बिखर गया। एक जगह तो थी जो इसके मिजाज को हमेशा ही तब्दील कर देती थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही वो रफ्तार तेज़ की अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया, जो 10 से 15 मिनट मुसाफत पर वाक़या थी। जगह पर पहुंचते ही इसने झटके से गाड़ी रोकी और अपनी जगह से उतरकर अंदर की तरफ चला गया। आलीशान कोठी आज भी वैसी ही नज़र आ रही थी जैसे वो हमेशा से देखता आया था। सुर्ख रोशनियों से सजी वो इमारत, दानियाल नामी इस शख्स और इस जैसे हर इंसान को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती थी। अंदर दाखिल होते ही इसने निगाह हर तरफ दौड़ाई। वो यहाँ शायद एक माह बाद आया था, लेकिन जगह वैसी ही थी और वह वहाँ का हुस्न भी। अलबत्ता महफिल कोई सजी हुई नहीं थी, पर इससे तो सजवानी थी। इसने नज़रों का रुख मोड़कर अपने करीब आती चांद बेगम को देखा, जो मुस्कुराते हुए इसके करीब आकर इसका हाल चाल पूछ रही थी। यकीनन इसकी गैर मौजूदगी का बायस साथ ही इसे यहाँ पाकर हर बार की तरह इन्होंने वो सवाल भी पूछना ज़रूरी समझा था जिनका जवाब वो खासे शौक से देता था। चांद बेगम की बात सुनते ही इस शख्स की दफ्तर ने कहा दूर खड़ी एक लड़की पर गई थी। जिसे देखते ही इसका ध्यान चांद बेगम की बातों से मुकम्मल तौर पर हट गया था। पलके झपकाए बिना वो इस लड़की को तके जा रहा था जिसे आज वो पहली मर्तबा देख रहा था। वो जो भी थी तो गज़ब की, एक अप्सरा की मानिंद। पर वो थी कौन? तेज़ कदम उठाता और दूर खड़ी इस लड़की के करीब गया और इसकी सफ़ेद कलाई को अपने सख्त गिरफ्त में ले गया। बेड पर लेटी इस लड़की की नज़रें फरागत के वक्त में हमेशा की तरह छत पर मरकूज थी। सफ़ेद हाथ जहां आपस में उलझे पड़े थे, वहीं जहन के तार बिखरे पड़े थे। इसके नरम व मुलायम बाल बेड पर फैले हुए थे, जिन्हें फ़िलहाल समेटने की इसने जहमत नहीं की थी। इसकी सुर्खी माइल गाल और सुनहरी माइल लब किसी को भी बुरी तरह बहकाने का हुनर रखते थे। वो लड़की सचमुच में एक अप्सरा की मानिंद ही थी। दफ्तर इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। जिस पर एक नज़र डाल दी, वो नज़रों का रुख वापस कमरे की छत की तरफ कर गई। जब इस लड़की के पैगाम ने इसे फिर से इसकी तरफ निगाहें मोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुस्फिरा, तुम्हें चांद बेगम ने बुलाया है। महापारा की बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए आंखें मींच गई। इस जगह पर इसे बस इस कमरे की चारदीवारी में रहना पसंद था। क्यों मालूम नहीं, लेकिन तुम आराम से जा सकती हो। बाहर इस वक्त कोई मर्द नहीं है। अगर होता तो मैं चांद बेगम का काम खुद ही कर देती। हंसते हुए कहती वो आकर बिस्तर पर लेट गई। जिसे देखते ही मुस्फिरा अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चली गई। इसका इरादा चांद बेगम के पास जाने का था, लेकिन वो कहाँ थी ये तो महापारा ने इसे बताया ही नहीं था। नज़रों का रुख मोड़कर इसने बेड पर लेटी महापारा को देखा, लेकिन इसके कुछ कहने या करने से पहले ही कोई इसके करीब आता इसकी नाजुक कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में थाम गया, जिसके बायस इसने घबरा कर इस अजनबी शख्स की तरफ देखा। खौफ के साए चेहरे पर लहराना शुरू हो गए थे, जबकि ज़ोरों से धड़कते दिल को काबू में करती वो बस इस शख्स की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रह गई। छोड़ो मेरा हाथ। इसकी बात को इग्नोर किए दानियाल ने मुस्कुराती नज़रों से अपने करीब आती चांद बेगम को देखा और इस लड़की को अपने मज़ीद करीब खींच गया। कमाल करती हो चांद बेगम, असली चांद तो तुमने अंदर छुपा कर रखा हुआ था। दानियाल साहब हाथ छोड़ दें इसका। चांद बेगम के सख्त आवाज़ पर भी इसने अप्सरा का हाथ नहीं छोड़ा था। नहीं छोड़ सकता, तुम बस प्यार से इसे मेरे हवाले कर दो, वरना ज़बरदस्ती करनी मुझे आती है। इसकी बात सुनते ही इससे पहले चांद बेगम कुछ कह पाती, एक कम उम्र लड़का भागते हुए अंदर दाखिल हुआ और इसकी तेज़ आवाज़ ने पूरी कोठी में हलचल मचा दी। चांद बेगम, पुलिस यहाँ आने वाली है। इसकी तेज़ आवाज़ पर जहाँ हर तरफ
भगदड़ मच चुकी थी। मुस्फरा के खौफ में मज़ीद इजाफा हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार ये लड़की मेरे हाथों से बचेगी नहीं। इसने मेरे लिए तैयार रखना, और अगर तुमने मुझे इनकार किया चांद बेगम, तो मैं इसे ज़बरदस्ती ले जाने में भी देर नहीं करूँगा। संजीदगी से कहते हुए इसने मुस्फरा की कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद की और लम्हा ज़ाया किए बिना वहाँ से चला गया। इसके जाती चांद बेगम ने सहमी अप्सरा को अपने साथ लगाया और इसे साथ लिए वहाँ से जाने लगी। थोड़ी दूर कदमों की आहट पाकर इनके साथ चलती मुस्फरा ने नज़रों का रुख मोड़ कर पीछे की तरफ देखा और वहाँ मौजूद शख्स को देखते ही कदमों में तेज़ी लाती इस मंजर से गायब हो गई। इसे नहीं पता था वो शख्स कौन था, ना ही इसे जाना था। बस कुछ पता था तो इतना कि वो इसे पकड़ लेगा। इस गुनाह के तहत जो यहाँ पर किया जाता था, वो ये गुनाह नहीं करती थी, पर यकीन कौन करता। वो बुरी नहीं थी, पर यकीन कौन करता। मुस्फरा ख़याम एक पाक लड़की थी, जिसने एक कोटे पर रहने के बावजूद भी आज तक खुद को महफूज रखा था, पर इसकी इस बात का यकीन कौन करने वाला था। नींद में डूबी इस लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपना बजता मोबाइल उठाया और इसे बंद करके वापस रख दिया। इस वक्त वो अपनी नींद लेने में इस कदर मसरूफ़ थी कि ये तक नहीं सोच सकी कि इसने वो अलार्म लगाया किस लिए था। घड़ी की सुइयां गुजरती रहीं। जब नींद में डूबी इस लड़की ने एक आंख ज़बरदस्ती खोलकर फिर से मोबाइल उठाया। वक्त देखते ही उशवा शराजी झटके से उठ बैठी। खुले बाल इस वक्त उड़े हुए जैसे हवा से बातें करने में मसरूफ़ थे, जबकि आलू जिन्हें रात आंखों पर रखने के बाद वो सो चुकी थी, अब इसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। अलबत्ता रंगत तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी थी। इसने खुद पर मौजूद कंबल दूर फेंका, बेड से उठकर बाथरूम में बंद हो गई। 15 से 20 मिनट के दरमियान वो लड़की बाहर निकली, पर इस वक्त इसने बालों सुखाने के ज़हमत नहीं कि ये काम किया जाता तो मज़ीद ताख़ीर हो जाती, इसलिए इन्हें सुलझाकर आधे बालों को कैचर में बांधे वो अपना सामान उठाती भागते हुए बाहर चली गई। इसे जगाने का काम ईसा करता था। वो बार बार मुलाजमों को इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने का हुक्म देता, या फिर इसके मोबाइल पर कॉल्स करता रहता, या फिर कभी कभी एक मरतबा सदफ़ को इसके कमरे में भेज देता, जिसके बायस उशवा की नींद ख़राब होती और वह तंग आकर उठ बैठती। पर अच्छा ही था, कम अज़ कम वक्त पर अपनी क्लास में तो पहुंच जाती थी। पर हाय रे किस्मत, आज ईसा अफींदी यहाँ मौजूद नहीं था और हमेशा की तरह इसकी गैर मौजूदगी इशवा अफींदी के लिए देर का सबब बन चुकी थी। बड़ी अम्मी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? किचन में दाखिल होते वो सदफ़ की जानिब देखते हुए कहने लगी। जब इसकी आवाज़ सुनते ही सदफ़ ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मुझे क्या मालूम था तुमने जाना है, वैसे भी ये काम तो ईसा ही करता है ना। मुझे इतनी देर हो गई है, मैं जा रही हूँ, नाश्ता नहीं करना और देर हो जाएगी, बस मेरा चॉकलेट शेक दे दें। इसके कहने पर सदफ़ ने फ्रिज की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देखते ही वो इस तरफ चली गई। ठंडा चॉकलेट मिल्क अपने अंदर उतार कर वो वहाँ से जाने लगी। जब इसे जाते देखकर सदफ़ इसका हाथ पकड़े। इसमें लंच बॉक्स तो मांगी। ये क्या है? तुम्हारा नाश्ता है, मैंने इसमें रख दिया। देरी भले से हो रही हो, लेकिन इसने भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गाड़ी में खाते हुए जाना और ड्राइवर से कहना गाड़ी आहिस्ता चलाए, देर हो रही है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि घोड़े पर सवार होकर जाओ। इसके हुक्मिया अंदाज पर वो सर हिलाती से अल्लाह हाफ़िज़ कहती बाहर की तरफ चली गई। जबकि चूँकि ड्राइवर को पहले ही आवाज़ देकर अपने आने का बता चुकी थी, इसलिए गाड़ी में बैठा वो पहले ही इसका मुंतज़िर था। गाड़ी में बैठकर इसने दरवाज़ा बंद किया और इसे दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाने का कहकर सदफ़ का दिया गया लंच बॉक्स खोल गए। अलबत्ता इसके बाद इसके हाथों की हरकत ज़रूर थमी थी। सदफ़ की कोशिश होती थी कि इन चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखा जाए जो बच्चों के बचपन में इनके पास मौजूद होती थी। खूबसूरत यादों के तौर पर वो लंच बॉक्स इसे हुरैन ने दिलाया था, इसकी फरमाइश पर, जिस पर प्यारी सी बारबी बनी हुई थी। वो पुराना ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से दिखने में आज भी काफ़ी अच्छा लगता था। अगर ना भी लगता तब भी सदफ़ ने इसे फेंकना नहीं था। वो इन तोहफ़ों में से एक था जो उशवा को हुरैन ने दिया था। भले से ईसा घर से हर इस चीज़ को दूर कर चुका था जो उशवा को किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुंचाने का सबब बन, फिर भी कहीं ना कहीं यादें रह जाती हैं और वो इनकी यादों को खोना नहीं चाहती थी। भले से इन सबको अब जीने की आदत हो गई थी, लेकिन अरशब शराजी और हुरैन शराजी इनकी यादों और दुआओं में हमेशा रहने वाले थे। हाथ में किताब थामे वो लड़की लाइब्रेरी से बाहर निकलती, अलबत्ता नज़रें फिर भी हाथ में पकड़ी किताब पर ही झुकी हुई थी। सफ़ेद रंग के फ़्रॉक में मलबूस वो लड़की बार बार नज़रें उठा रही थी, पर कलाई में मौजूद घड़ी की गुजरती सुइयां इसे ये पैगाम दे रही थी कि आज उशवा शराजी ने यहाँ नहीं आना था। सर झटक कर इसने अपनी नज़रें फिर से किताब पर जमा ली, जिसके बायस पौनी में मुक़ीद बालों ने भी हरकत शुरू कर दी थी। जब पीछे से किसी ने इसकी पौनी को खींच कर इसे अपने हिसार में ले लिया। अचानक की गई इस हरकत पर अनाविया ने घबरा कर पीछे की जानिब देखा और वहाँ खड़ी उशवा को देखते हुए मुस्कुराते हुए सर को नफ़ी में
हिला गई। ये क्या हरकत थी उष्वा? जब भी डाल रही थी यार। इसने बाजू फैलाते हुए कहा, जिसे देखते ही अनाविया की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हाथ बढ़ाकर इसने उष्वा के लबों के करीब लगा सॉस साफ किया। जो कुछ भी खा के आई थी यकीनन बहुत जल्दबाजी में खा के आई थी। क्या तुम रोई हो? अब ये किसने कह दिया? कंधे उचकाते हुए वो हैरत से पूछने लगी। तुम्हें इतना तो जान गई हूँ उष्वा। बस आंखें भीग गई थी क्योंकि मुझे याद आ रही थी। किसकी? वो इसकी पुश्त अपनी तरफ किए पूछने लगी। सबकी, मामा, आपी, बाबा, अरशद भाई। इसके कहने पर अनाविया ने अफसुर्दगी से इसकी पुश्त को तका और इसके बालों में लगा कैचर उतार दिया। देखकर अंदाज़ा हो रहा था जितनी बेतरतीबी से बाल इसने बनाए हुए हैं, ये काम भी किस कदर जल्दबाजी में किया गया था। आज इतनी देर क्यों हो गई? अपनी किताब इसे पकड़ा कर वो इसके बालों की ऊंची पोनी बांधते हुए पूछने लगी। आंख देर से खुली। कलाई में मौजूद रबड़ बैंड उतार कर इसने अनाविया की जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर वो इसकी बालों को इस बैंड में कैद करके, यकीनन इसे पता था अनाविया फ्री क्लास मिलते ही पहला काम इसके बालों को संवारने का करेगी, इसलिए इस शय को वो उठाकर अपने साथ ले आई थी। क्यों, तुम्हारे ईसा घर पर नहीं थे? नहीं। वैसे तुम इन्हें मेरे ईसा क्यों कहती हो? क्योंकि वो तुम्हारी ईसा नहीं है। इसके पूछने पर अब की बार इश्वा खिलखिलाई। अगर इनकी होने वाली बीवी ने यह सुन लिया ना तो मेरी खैर नहीं। वैसे अनाविया, अब की बार इसने चहकते हुए रुख मोड़कर अनाविया की जानिब देखा, जो इसकी इस तरह पुकारने पर अपना पूरा ध्यान इसकी तरफ मरकूज कर। क्या मैं ईसा से तुम्हारी शादी करवा दूँ? और मुझे लगता था तुम ईसा को पसंद करती हो। बिल्कुल, मैं इन्हें पसंद करती हूँ, बल्कि इनसे मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ हैं, एक दोस्त, एक भाई, एक बाप, सब कुछ। जानती हो, जब मैं तनहा हो गई थी, मामा बाबा के जाने के बाद मुझे आपी और रशा भाई ने संभाला, लेकिन इनके जाने के बाद ईसा ने मुझे संभाला। वो खुद कम उम्र थे, लेकिन इन्होंने सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर लगाया। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है अनाविया, और वो हकदार हैं हम सब की मोहब्बत के। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है मैं इनसे शादी कर लूँ। ना मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ, ना ही ईसा कुछ सोचते हैं। तो अब बताओ क्या ख्याल है? इसकी सुइयाँ फिर वहीं पर रखती अनाविया फिर से, हरगिज़ नहीं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने हैंडसम बॉस पर फिदा होना। कभी मुझे भी दिखाओ इनकी तस्वीर। वो अपना कंधा इसके कंधे पर मारते हुए शरारती अंदाज में कहने लगी, जिसे सुनते ही अब की बार अनाविया उष्वा के हाथ में मौजूद किताब उठाकर जोर से इसके सर पर दे मारी, जबकि इसका रद्द अमल पाकर वो बुरा मनाए बगैर इसका हाथ थामे वहाँ से चली गई थी। कुर्सी पर बैठा वो शख्स टांग पर टांग जमाई से मुसलसल हिला रहा था, जबकि नज़रें बस अपने बंद पड़े फ़ोन पर जमी हुई थी। इंतज़ार था कब बंद स्क्रीन रोशन और इसे एक पैगाम मिले। इस शख्स के संजीदा चेहरे पर मौजूद हल्की दाढ़ी मूंछें इसे खासा खूबरू बना रही थी, और खूब चौड़ी मर्दाना जसामत पर पुलिस यूनिफॉर्म खासा जच भी रहा था, हमेशा की तरह। अलबत्ता खुद पर ध्यान ना देने के बायस बाल इस वक्त कुछ बेतरतीब हुए पड़े थे, क्योंकि सारा ध्यान इसका बस अपने काम पर था। इसे वो काम पूरा करना था जो इसके ज़िम्मे था। अगवा किए जाने वाली लड़कियों को एक रेड लाइट एरिया पर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रेड लाइट एरिया कहाँ था ये बात वो नहीं जानता था। लेकिन मेहनत थी जिसने इसकी ये मुश्किल भी आसान कर दी थी। स्क्रीन रोशन होते ही इसने अपना बजता फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनते ही अपनी जगह से उठकर स्टेशन से बाहर चला गया। पुलिस फोर्स पहले से तैयार थी, बस इंतज़ार था तो इसके इशारे का, जिसे पाते ही चंद गाड़ियाँ एक साथ आगे बढ़ी, आगे पीछे होती इस रास्ते की तरफ चल पड़ी थी। सफ़र ख़त्म होते वहाँ मौजूद एक एक फ़र्द मेहराब का इशारा पाते ही अपनी अपनी पोजीशन ले गया और वहाँ मौजूद गार्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब अंदर मौजूद एक हलचल सी मच गई थी, जैसे बाहर खड़ा हर फर्द भी बखूबी महसूस कर गया था। मेहराब का इशारा पाते ही पुलिस इस जगह को हर तरफ से घेर गई थी। वहाँ मौजूद हर फर्द को जहाँ पुलिस अपनी हिरासत में लेती गई, वहीं एक कमरे में बंद इन लड़कियों को भी कैद से रिहाई मिल गई, जो ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई थी। वहाँ मौजूद तमाम लोग जो बतौर गार्ड्स खड़े थे, वो सब ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। अलबत्ता सारे फर्द इसकी कैद में नहीं आए थे। अपने करीब खड़े शख्स को नया ऑर्डर देता वो पिस्तौल लोड किए अंदर की तरफ चला गया। जब अंदर दाखिल होते ही इसकी निगाह इस लड़की पर पड़ी, जिसके चेहरे पर इस वक्त खौफ के साए बिखरे पड़े थे। जो चेहरे का रुख इसकी तरफ मोड़े खौफजदा नज़रों से मेहराब बेग को तके जा रही थी, और वो शख्स जैसे हरकत करना भूल गया था। अंदाज़ा नहीं था जिस लड़की से वो पहली नज़र की मोहब्बत कर बैठा था वो इसे एक कोटे पर मिलेगी। मुमकिन था वो भी बाकी लड़कियों की तरह यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हो, लेकिन अगर ऐसा ही था फिर भी वो इससे दूर क्यों जा रही थी? बाकी कैदी लड़कियों की तरह इसे देखकर मुतमईन क्यों नहीं हो रही थी? इसे चाहिए था पुलिस को सामने पाकर मदद मांगती, लेकिन वो दूर जा रही थी और मेहराब बेग बेहरकत खड़ा
इस लड़की को दूर जाते हुए देख रहा था। होश इसे तब आया जब इसका साथी इसका बाजू हिलाते हुए इसे होश की दुनिया में लाया था। वो इसे बता रहा था कि जगह खाली हो चुकी है, लड़कियां मिल चुकी हैं और लोग पकड़े जा चुके हैं। इसकी बात सुनते ही अपना सर हिलाकर मेहराब बाहर की तरफ भागा और पुलिस जीप में बैठकर गाड़ी सन से भगा दी। वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, वो इसे ढूंढ सकता था, पर वो नहीं जानता था। वो जानता नहीं था इस लड़की ने अभी मेहराब बैग के हाथों नहीं आना था, क्योंकि दरमियान में अभी दूरी थी। इस लड़की की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर मौजूद गाड़ी में बैठा शख्स फ़ौरन हरकत में आया और अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर इसकी तस्वीर खींचने का काम शुरू कर दिया। और ये काम तब तक चलता रहा जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठकर इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। इसकी बनाई गई तस्वीरें फ़ौरन इस शख्स को भेजी जिसने इसे ये काम दिया था, और साथ ही इसे एक वॉइस मैसेज भी भेज। सर जहान, जैसा कि आपने कहा था मिस उश्वा कहीं भी जाएँ मुझे इनकी हिफाजत करनी है, तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। वो ठीक है, यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हैं और शायद अब घर जा रही हैं। वॉइस मैसेज भेजकर इसने गहरा सांस भरा और गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से चला गया, क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ मौजूद था वो हो चुका था। उश्वा जा चुकी थी तो फिर इसने यहाँ रुककर क्या करना था। यूनिवर्सिटी के बाद वो ड्राइवर के साथ सीधा ईसा से मिलने इसके ऑफिस गई थी। वो कल से गायब था, लेकिन कहाँ था ये उश्वा हरगिज़ नहीं पूछने वाली थी, क्योंकि जिस दिन वो ऑफिस के बाद घर पर नहीं आता था तो इसका मतलब अरशब और हुरैन से मिलने गया था, जिसके बाद इसका दिल इस कदर बोझल हो जाता था कि वो खुद को ठीक करने के लिए सिर्फ तन्हाई को फोकियत देता था। गुज़रे सालों में अपनी मेहनत के बाइस वो एक बड़ी इमारत खड़ी कर चुका था, लेकिन रिहाइश का इसकी आज भी शिराजी मेंशन ही थी। इसने 10 साल पहले एक वादा किया था कि वो सदफ़ और अरमगान के लिए एक बेटा और उश्वा के लिए एक ऐसा इंसान बनकर रहेगा जिसे वो अपना मुहाफ़िज समझेगी, और इसने वादा पूरा करके भी दिखाया था। अरशब शिराजी की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन ईसा अफिंदी ने यह साबित ज़रूर किया था कि एक बेटा अब भी इसके पास मौजूद है। उश्वा के लिए वो इसका सब कुछ था, और सबसे बढ़कर वो इसके लिए एक बेहतरीन दोस्त था। इसने अपने लिए एक अलहदा घर खरीद कर ज़रूर रखा था, अलबत्ता वहाँ वो सिर्फ तब ही रहता था जब इसे तन्हाई चाहिए होती थी, क्योंकि अपनी असली रिहाइश का इसे शिराजी मेंशन लगती थी, जहाँ इसने ना होने से इन सब को बेसुकूनी होती थी और अपनों के दरमियान जाकर इसने भी सुकून मिल जाता था। लेकिन इस सब से बढ़कर वो वहाँ रहने की इसके पास एक ख़ास वजह थी। उश्वा शिराजी वो वहाँ रहता था इस लड़की के दीदार की खातिर, जिसकी खिलखिलाहट वो अपने कानों में सुनना चाहता था और सुनता भी था। हर वो लम्हा जिसमें वो कहती थी ईसा, ईसा अफिंदी को ख़ास लगता था। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो लड़की सीधा ईसा के ऑफिस रूम की तरफ गई। अपने काम में मसरूफ़ ईसा ने गुस्सैली नज़र उठाकर आने वाली हस्ती को देखा और वहाँ खड़ी उश्वा को देखते ही सर झुका लिया। अलबत्ता उश्वा शिराजी के मौजूदगी ने हमेशा की तरह इसके लबों पर मुस्कुराहट ज़रूर बिखेर दी थी। इस तरह इसके कमरे में सिर्फ उश्वा शिराजी ही आ सकती। यहाँ क्या हो रहा है? हम कल से मिले नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या मसरूफ़ हैं? कुर्सी पर बैठते हुए वो इसके ऑफिस रूम का जायज़ा ले रही थी। ईसा अफिंदी के कहने पर यह पूरा ऑफिस रूम उश्वा शिराजी की मर्ज़ी से डेकोरेट किया गया था, और गुजरे इतने वक्त के बाद भी यहाँ कोई तब्दीली नहीं की गई थी। हाँ, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती तो इसकी जैसी ही चीज़ दोबारा इस जगह पर लाकर रख दी जाती। अलबत्ता कभी इस जगह में तब्दीली आती थी तो वो भी इन चीज़ों के बायस जो उश्वा इसे बतौर तोहफे में देती थी। तुम्हारे लिए तो मसरूफ़ियत में से भी वक्त निकाला जा सकता है। मुझे बताओ, कुछ पियोगी? ना। कुछ खाया तो नहीं तुमने? नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट देर से किया था। और वो क्यों? आज मेरा अलार्म मेरे पास जो नहीं था। इसके कहने पर ऑफिस रूम में ईसा का जानदार कहका गूंजा था। मैं आज लेट हो गई थी ईसा, इसलिए बड़ी अम्मी ने मेरा ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स में ही पैक करके दे दिया, जो मैंने रास्ते में खाया, और इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं खा सकी। पर अब मुझे भूख लग रही है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। यहाँ नहीं, आप मेरे साथ बाहर चलें। पहले मुझे अच्छा सा खाना खिलाएं और इसके बाद मैं चॉकलेट ब्राउन्स खाऊंगी। अंदाज़ हुक्मिया जिसे सुनते ही ईसा अफिंदी ने सर को हल्का सा खम दिया। भला टाल सकता था वो इसकी बात? नहीं, वो इसकी कोई बात नहीं रद्द नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक है, मेरी गाड़ी में जाओ, बस थोड़ा सा काम रह गया, 5 मिनट में आता हूँ। गाड़ी की चाबी से थमाकर वो सामने बिक्री फाइल समेटते हुए कहने लगा, जबकि इसकी बात सुनते ही उश्वा कुर्सी से उठती बाहर की तरफ चली गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।